हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यावाणी। हम लोग हिस्ट्री देख रहे थे क्लास 9th की एनसीईआरटी की, और हिस्ट्री में जो क्वेश्चन आंसर थे फर्स्ट चैप्टर के उसको हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम जो सेकंड चैप्टर है हिस्ट्री का उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने एमसीक्यू जो है वो डिस्कस कर लिए थे। अब कुछ जो 3 नंबर के बनने वाले क्वेश्चन हैं और 5 नंबर के बनने वाले क्वेश्चन हैं उनको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपसे थोड़ा रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ये सेगमेंट अच्छा लग रहा हो, ये एफर्ट हमारा अच्छा लग रहा हो, तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। और ये मोटिवेट कहीं ना कहीं हमें और भी प्रोत्साहित करेगा कि हम और भी वीडियो बनाएं, आपके सामने अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 से पहले कैसे थे? रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 से पहले कैसे थे? तो इसका आंसर है पहला नंबर कि ग्रामीण क्षेत्रों में समाज, मजदूर, अभिजात वर्ग और चर्च के बीच बटा हुआ था। जो सोसाइटी थी वो बटी हुई थी। किस किस में बटी हुई थी सोसाइटी? तो समाज में मजदूर जो हैं, अभिजात वर्ग हैं और चर्च, इनके बीच जो है वो रशियन सोसाइटी डिवाइड थी। आगे है लगभग 85% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर में लगी थी। 85% पॉपुलेशन काफ़ी बड़ा मार्जिन होता है जो कि एग्रीकल्चर में लगा हुआ था। और ये है कि कारखानों से प्राप्त लाभ पर मालिकों का अधिकार था। जो फैक्ट्री से जो प्रॉफिट हो रहा था उस पर किसका हक था, किसका अधिकार था? तो मालिकों का हक था। और तीसरा है कि मजदूर, भूमिहीन किसानों व महिलाओं को शासन में भाग लेने का अधिकार नहीं था। तो ये सारी सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल जो सिचुएशन थी वो 1905 से पहले रशियन रेवोल्यूशन में थी। अगला क्वेश्चन है कि 1917 में रूस में जार का शासन क्यों समाप्त हो गया? जार का शासन क्यों समाप्त हुआ? तो उसके पीछे आंसर है कि प्रथम विश्व युद्ध में लगभग 70 लाख रूसी मारे गए। सैनिक युद्ध लड़ने के पक्ष में नहीं थे, वे युद्ध को जारी रखने में सरकारी निर्णय के विरुद्ध थे। फौज और श्रमिकों ने पेट्रोग्राद सोवियत के निर्माण कार्य और जार के शासन का अंत किया। तो 1917 में रूस में जार का शासन क्यों समाप्त हुआ? तो ये था पहले विश्व युद्ध में लगभग 70 लाख रूसी मारे गए थे, सैनिक युद्ध लड़ने के पक्ष में नहीं थे, युद्ध को जारी रखने के सरकारी निर्णय के विरुद्ध थे। फौज और श्रमिकों ने पेट्रोग्राद सोवियत का निर्माण किया और जार के शासन का अंत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टालिन का समूहीकरण का कार्यक्रम क्या था? रूस में अनाज की कमी को देखते हुए स्टालिन ने खेतों के सामूहिकरण की प्रक्रिया शुरू की। किसने शुरू की सामूहिकरण की प्रक्रिया? रूस में किसने? स्टालिन ने। छोटे छोटे भूमि के टुकड़ों को जोड़कर विशाल जमीन का फार्म बनाया जा सकता था। सामूहिक खेती करने के लिए बड़ी भूमि अर्जित करना ही स्टालिन का सामूहिकरण की प्रक्रिया कहलाई। तो यही था स्टालिन का सामूहिकरण। नेक्स्ट है लेनिन की जो अप्रैल थीसिस थी वो क्या थी? हमने कहा था आगे क्वेश्चन आएगा, आ ही गया। युद्ध को समाप्त कर दिया, जो इतने दिन से वॉर चल रहा था उसको ख़त्म कर दिया जाए, ज़मीन किसानों को दे दी जाए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। ये लेनिन की अप्रैल थीसिस, क्योंकि अप्रैल मंथ में आई थी इसलिए इसे अप्रैल थीसिस कहा गया। चलिए हम देख लेते हैं कि 5 अंक वाले अगर क्वेश्चन बनते हैं, 5 नंबर वाले अगर क्वेश्चन बनते हैं तो वो कैसे बनेंगे किस हिसाब से। तो आप देखिए, बोल्शेविक ने अक्टूबर क्रांति के बाद, जो बोल्शेविक थे, बोल्शेविक जो वहाँ का मेजर पॉपुलेशन था वो बोल्शेविक कहलाती थी। तो बोल्शेविक ने अक्टूबर क्रांति के बाद कौन सा प्रमुख परिवर्तन किया? तो नवंबर 1917 में अधिकतर बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। नवंबर 1917 में अधिकतर बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर नेशनलाइज कर दिया गया बैंक्स को। और जो लैंड थी, लैंड को सोशल प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया, सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। निरंकुश राजतंत्र द्वारा प्रदान की गई जो उपाधियां थी उन पर रोक लगा दी गई। जो व्यापार थे, व्यापार संघों पर नई पार्टी का नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। और बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? रशियन कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया। रशियन कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया। तो ये था बोल्शेविक ने अक्टूबर क्रांति के बाद ये सारे परिवर्तन किए कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, भूमि को सार्वजनिक संपत्ति घोषित कर दी गई, सामाजिक संपत्ति,
और निरंकुश राजतंत्र द्वारा प्रदान की उपाधियों पर रोक लगा दी गई। व्यापार संघ में नई पार्टी का नियंत्रण स्थापित कर दिया गया और बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल के क्या कर दिया गया, बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल के कर दिया गया रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। फिर आगे देखते हैं कि रूसी क्रांति के विश्व पर जो प्रभाव पड़े उनका वर्णन करना है। रूसी क्रांति के विश्व पर क्या प्रभाव पड़े। तो रूस में किसान व श्रमिकों की सरकार स्थापित होने के कारण विश्व के अन्य देशों में कृषकों का सम्मान बढ़ा। 1917 में क्रांति के बाद रूस में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। कुछ समय बाद अनेक देशों में साम्यवादी सरकारें बनाई गईं। रूसी क्रांति के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजीपतियों तथा श्रमिकों में संघर्ष छिड़ गया। अन्य देशों की सरकारें भी सोचने लगी कि लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान प्रदान करना उनका दायित्व है। अगला प्रश्न है कि खूनी रविवार से क्या तात्पर्य है, क्या अभिप्राय है खूनी रविवार से, ब्लडी संडे क्यों कहा गया। तो रूस के जार का शासन और अत्याचारपूर्ण होना। रूस का जो जार था उसका जो शासन था बहुत ही अत्याचारपूर्ण था। फिर जनवरी 1905 में एक रविवार को लोगों का जार से मिलना याचिका देने का प्रयत्न, मिलने के स्थान पर मजदूरों पर हमला हुआ। हमले में 100 से ज़्यादा मजदूर मरे और 300 घायल हुए। यह घटना ब्लडी संडे के नाम से, खूनी रविवार के नाम से जानी गई। 1905 में हुई। जनवरी 1905 में रविवार में लोगों को जार से मिलना और याचिका देने का प्रयत्न किया गया था। मिलने के स्थान पर मजदूरों पर हमला भी हुआ। 100 से ज़्यादा मजदूर मरे, 300 घायल हुए। यही ब्लडी संडे के नाम से जानी गई। फिर है कि 1917 की रूसी क्रांति से पहले श्रमिकों की क्या हालत थी। श्रमिकों की हालत क्या थी। तो सामाजिक एवं आर्थिक बदलावों का दौर था। औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे। औद्योगिकीकरण ने औरतों, आदमियों और बच्चों को कारखानों में लाकर खड़ा कर दिया। काम के घंटे ज़्यादा होते थे, मजदूरी कम होती थी। ये सब क्रांति के होने के हालात हैं। वस्तुओं की मांग में गिरावट हुई, बेरोजगारी बढ़ती गई। इसकी वजह से क्रांतिकारी अवश्यंभावी हो गई। फिर है अक्टूबर क्रांति क्या है। क्या है अक्टूबर क्रांति। तो यह क्रांति का दूसरा दौर था। फरवरी क्रांति के बाद रूस की सत्ता केरेंस्की ने संभाली। ये याद रखिएगा कि इसके किसने संभाली, केरेंस्की ने। अक्टूबर क्रांति में फरवरी के बाद रूस की सत्ता केरेंस्की ने संभाली। वह जनता की आवश्यकताएं पूरी न कर सका, मजदूरों को अधिकार व किसानों को भूमि न दिला सका। अस्थायी सरकार को भंग कर दिया गया। केरेंस्की देश छोड़कर भाग गया और शासन लेनिन के हाथों में आ गया। तो ये था अक्टूबर क्रांति। फिर से एक बार पढ़ता हूँ कि क्रांति का दूसरा दौर था। फरवरी क्रांति हो चुकी थी, उसके बाद सत्ता केरेंस्की ने संभाल लिया। वह जनता की आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर सका, मजदूरों को अधिकार और किसानों को भूमि नहीं दिला सका जो उसने वादे किए थे। अस्थायी सरकार को उस पर भंग कर दिया गया और केरेंस्की देश छोड़ के भाग गया और लेनिन के हाथों में सत्ता आ गई, शासन आ गया। आगे है कि प्रथम विश्व युद्ध का रूस की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। तो जागीरों को छीनकर किसानों को भूमि का बंटवारा, जागीरों को छीन लिया गया और छीनकर किसानों को भूमि का बंटवारा कर दिया गया। उद्योग पर राज्यों का नियंत्रण हो गया। विकास के लिए आर्थिक नियोजन किए गए। साम्राज्यवाद का अंत हुआ और अंतर्राष्ट्रीयता को प्रोत्साहन मिला। आगे है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। देखते हैं, इसमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हुए हैं, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि वह कौन सी विचारधारा है जो समाज का पुनर्गठन का काम करती है। कौन सी विचारधारा है जो सोसाइटी को कहीं ना कहीं रीयूनियन करने का काम करती है। तो कौन सी वो विचारधारा है। समाजवादी विचारधारा। उदारवादी किसे कहते हैं। उदारवादी एक विचारधारा है जिसमें सभी धर्मों को बराबर सम्मान और जगह मिले। वे व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। वे व्यक्ति के अधिकारों की, तो कौन अधिकारों की बात करता था, तो वो थे उदारवादी। आगे प्रश्न है कि रूस में उदारवादी विचारधारा समूह लोकतंत्रवादी नहीं था। रूस में उदारवादी विचारधारा समूह लोकतंत्रवादी नहीं था, क्यों, इसको बताना है। तो यह समूह लोकतंत्रवादी नहीं था। ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने के अधिकार के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को मिलनी चाहिए, जो कि फिर से एक कहीं ना कहीं भूल और गलत काम है कि इसीलिए यह लोकतंत्रवादी नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर सभी को इक्वल वोटिंग राइट्स हो तो ठीक है, वहाँ पे डेमोक्रेटिक रूल्स फॉलो हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, जिनके पास प्रॉपर्टी है उन्हीं को वोटिंग राइट मिले हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक पक्षपात हो रहा था। आगे है समाजवादी विचारधारा से आप क्या समझते हैं। सोशियोलॉजी जो है उससे, सोशल आइडियोलॉजी, उससे आप क्या समझते हैं। तो सामाजिक विचारधारा यह वह विचारधारा है जो निजी संपत्ति रखने के विरोधी है। मतलब ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के विरोधी होती है समाजवादी विचारधारा। इसमें यह है कि जो प्रॉपर्टी होती है उसमें पूरे समाज का हक होता है,
तो इसलिए इसी पर ये आधारित होती है। अगला क्वेश्चन है कि समाजवादी निजी संपत्ति का विरोध क्यों करते हैं। तो समाजवादी निजी संपत्ति का विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि निजी संपत्तियां सामंतवाद समाज में असंतुलन को जन्म देती हैं, सामंतवाद समाज में असंतुलन को जन्म देती हैं। आगे है रेडिकल समूह की क्या विशेषताएं थीं। रेडिकल समूह की, तो वे ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत समर्थन पर आधारित हों। इनमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे। ये लोग बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेषाधिकारों के खिलाफ थे। वे किसी भी निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन चंद लोगों के पास संपत्ति केंद्रण के खिलाफ थे। कौन? रेडिकल। तो रेडिकल क्या थे? वे ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हों। इनमें बहुत से लोग महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे। ये लोग बड़े जिम्मेदारी और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेषाधिकारों के खिलाफ थे और किसी भी संपत्तियों के विरोधी नहीं थे, लेकिन कुछ लोगों के पास जो संपत्ति का केंद्रण था उसके खिलाफ थे ये। आगे है रूढ़िवादी रूस में किस प्रकार का बदलाव चाहते थे रूढ़िवादी। तो इसका आंसर हो जाएगा कि रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था। वे बदलाव की धीमी प्रक्रिया चाहते थे। रूढ़िवादी जो थे बदलाव की धीमी प्रक्रिया चाहते थे और रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था। और रूढ़िवादी जो थे वो चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए, अर्थात अतीत को पूरी तरह ठुकराया ना जाए। आगे प्रश्न क्रमांक 8 है कि रूस में समाजवादियों की प्रमुख विचारधारा क्या थी। तो रूस में समाजवादियों की प्रमुख विचारधारा थी कि वे निजी संपत्ति के विरोधी थे। समाजवादी यानी वे संपत्ति को निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। वे संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था को ही सारी समस्याओं की जड़ मानते थे। कुछ समाजवादियों को तो कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते। वे चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। वे चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यम की जगह सामूहिक उद्यम को बढ़ावा दे। आगे है प्रश्न क्रमांक 9, क्वेश्चन नंबर 9। रूस में उदारवादी विचारधारा का वर्णन करना है। सभी धर्मों को बराबर सम्मान और जगह मिले, ये उदारवादी विचारधारा रूस में। और सरकार से व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। सरकार से जो व्यक्ति के अधिकार होते हैं उनकी रक्षा हो। उनका कहना था उदारवादियों का कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। आगे है कि यह समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो उदारवादी था, जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानून के अनुसार शासन कार्य चलाए। आगे अभ्यास का प्रश्न है। अभ्यास के प्रश्न हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और मोटिवेट करें, विद्यावाणी चैनल को आगे बढ़ाएं। तो चलिए यहीं पे हम क्लोज करते हैं वीडियो को। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग विद्यावाणी चैनल।